दोस्तों नमस्कार। एक स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता और इम्पॉर्टेंसी से हम सभी वाकिफ़ हैं। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं भयंकर सूखा, कहीं बाढ़ और पैंडेमिक की स्थिति निर्मित होती हैं। तो ये सब जो हैं तीव्र औद्योगिकरण, वनों की कटाई का परिणाम है। यदि हम बात करें भारत में पर्यावरण संरक्षण की, तो प्राचीन काल से इस दिशा में थोड़ा बहुत झुकाव लोगों का रहा है। जो प्रकृति पूजा रही है, पेड़ों की पूजा रही है, इसको भी हम पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन 1970 के दशक के बाद जब पर्यावरण का विनाश काफ़ी तेज़ी से हुआ, तब पर्यावरण, वन और वाइल्ड लाइफ तीनों से संबंधित जो है वो कानून बने, कई अधिनियम बने। और MPPSC की जो 7वीं यूनिट है, जिसमें पर्यावरण का जो टॉपिक है, उसमें एक्ट से रिलेटेड चीज़ें तो बाद में कवर करेंगे। लेकिन कुछ पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व या ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है, उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कई प्रश्न जो हैं वो सीधे सीधे पर्सनालिटी बेस्ड पूछ लेते हैं। तो आइए हम कुछ व्यक्तित्वों को जानें, उनके काम को जानें, किस विशेष क्षेत्र विशेष में उन्होंने काम किया है। शुरू करें हम प्रमुख जो है व्यक्तित्वों के बारे में जो भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। तो पहला नाम जो है वो याद आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा को जानना इसलिए भी आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। ये गांधीवादी पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। आप जानते होंगे कि चिपको आंदोलन, हालांकि महिलाएं जो हैं उत्तराखंड की गौरव देवी, उन लोगों ने शुरू किया था जब जंगलों की कटाई शासन करा रही थी किसी प्रोजेक्ट को लेके। तो उन्होंने पेड़ों पर चिपक के, मतलब ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके, इस आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। और बाद में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट है, इन्होंने इसको विस्तारित रूप दिया। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र के जो वन हैं उनके संरक्षण के लिए काम किया जीवन भर। और बाद में जब टिहरी बांध का निर्माण जब हुआ, तो उस समय भी उसके विरोध में इन्होंने काफ़ी जागरूकता फैलाई और वहाँ जो विस्थापित व्यक्ति थे उनके हित के लिए भी इन्होंने काम किया। इसलिए पर्यावरण क्षेत्र की में हमेशा इनका नाम लिया जाता है और ये दुनिया भर में वृक्ष मित्र के नाम से विख्यात हैं। दूसरे नाम पे हम यदि चर्चा करें तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इनका संबंध भी चिपको आंदोलन से था। इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ मिलकर काम किया था। और 80 के दशक में कम्युनिटी लीडरशिप, जिसको हम सामुदायिक नेतृत्व कहते हैं, इसके क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही इन्होंने सोशल इकोलॉजी, जिसको हम सामाजिक पारिस्थितिकी कह सकते हैं, उस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम किया। इन्हीं सब कामों को देखते हुए इन्हें 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब अभी हमने दो गांधीवादी पर्यावरणविदों पर चर्चा किया, तो ऐसी स्थिति में गांधी जी पे चर्चा करना भी ज़रूरी है। हालांकि गांधी जी का नाम जैसे ही आता है तो आपको स्वतंत्रता आंदोलन, हरिजन उद्धार, महिला शिक्षा, है ना, नई तालीम, इनकी याद आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांधी जी भी पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक थे, साफ सफाई पे बहुत अधिक ध्यान देते थे। और आपको पता भी होगा कि तीव्र औद्योगिकरण के एक विरुद्ध थे। इनका जो पूरा ध्यान था ग्राम स्वरोजगार, जिसको हम ये कह सकते हैं कि गांव यदि अपने तरीके से काम करेंगे तभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। इनका झुकाव इस तरफ था। इनका एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया, कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है किंतु हमारे लालच को नहीं। इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें धारणीय विकास, जिसको हम आज के डेट पे जो है टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इनका ध्यान ये उसी तरफ आकृष्ट कराना चाहते थे। अगला नाम इस क्षेत्र में हम बात करें तो मधु भटनागर का है। मधु भटनागर दिल्ली में पेशे से एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं। और इन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा नीति की शुरुआत की थी, उस क्षेत्र में काम किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल का संग्रहण है, उसकी शुरुआत की विद्यार्थियों के माध्यम से। इनका मानना था कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति नज़रिए को बदल के हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही समाज की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इन्होंने जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की जो है उस नाम की एक संस्था भी शुरू की थी। आनंद कुमार की बात करें तो ये आनंद कुमार सुपर 30 वाले आनंद नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति संरक्षणवादी वैज्ञानिक हैं। दक्षिण भारत में इन्होंने काम किया है, विशेष रूप से मानव और हाथियों के बीच बेहतर रिश्ते
बनाने के संदर्भ में। आपको पता है, आप कोई जंगली फिल्म भी आई थी जो है एक, जिसमें आपने देखा होगा कि ह्यूमन और वो हाथियों के कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया था कि शिकारी किस तरीके से उनके दोहन करते हैं हाथी दांत के लिए। तो कहीं ना कहीं वो शायद इससे प्रेरित रही हो। तो मानव और हाथियों के बीच हम तनाव कम कर सकते हैं और उनके रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। दक्षिण भारत में जो अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम है उसका नेतृत्व जो है इन्होंने ही किया और इसके लिए इन्हें व्हिटली अवार्ड भी दिया गया था। मतलब इनका मेन काम है मानव और हाथी के बीच सामंजस्य के संदर्भ में है। अगला नाम इस क्षेत्र में सुनीता नारायण का है। सुनीता नारायण की बात करें तो भारत में एक दिल्ली में संस्था है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसकी महानिदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है। पर्यावरणविद हैं ये। और साथ ही एक पर्यावरण से संबंधित एक मंथली मैगजीन पब्लिश होती है डाउन टू अर्थ, उसकी ये संपादक रही हैं। साथ ही इन्होंने ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास, मतलब जितनी भी विकास हो उसमें कहीं ना कहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इस संदर्भ में इन्होंने जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। सोनम वांगचुक को आप जानते ही होंगे। जो इनका कैरेक्टर है ये एक्चुअल में जो 3 इडियट है आमिर खान का कैरेक्टर इन्हीं से प्रभावित था। ये पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में काम किया है इन्होंने। हालांकि मुख्य रूप से ये शिक्षा वैज्ञानिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम किया है। विशेष रूप से चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हैं, कुछ इन्होंने हिमालयन क्षेत्र में काम किया है। तो झीलों के संरक्षण के लिए नॉर्थ ईस्ट के अलावा इन्होंने फिर लेह लद्दाख क्षेत्र में भी काम किया। तो लेह लद्दाख के कारण जो है झीलों के संरक्षण और ग्लेशियर्स के संबंध में इन्होंने काम किया है, उसके कंजर्वेशन के लिए किस तरीके से उनको बचाया जा सके। तो इनका भी काफ़ी योगदान है पर्यावरण के क्षेत्र में। प्रोफेसर माधव गाडगिल ये भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। मानव पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं ह्यूमन इकोलॉजी, उस फील्ड में काम किया है। और आपको पता है कि भारत में जो पश्चिमी घाट है, इकोसिस्टम में पश्चिमी घाट है, वो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रिच है। उसके कंजर्वेशन के लिए भी इन्होंने काम किया है और इन्हें भी इस संबंध में टाइलर अवार्ड है, पद्म भूषण है, इन चीज़ों से सम्मानित, इन पुरस्कारों से सम्मानित किया है। MS स्वामीनाथन का नाम जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको हरित क्रांति की बात याद आती है। तो हालांकि इन्होंने, इनका मेन काम जो हरित क्रांति है, बट इन्होंने भी थोड़ा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के थ्रू और जो है औद्योगिकरण इनके बढ़ावा को में कमी लाते हुए पर्यावरण के फील्ड में कुछ ना कुछ योगदान दिया है। GD अग्रवाल की बात करें तो ये सिविल इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे और इनका नाम मुख्य रूप से गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़ा रहा है। गंगा नदी को बचाने के लिए, जैसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे ना, जब मेघा पाटेकर की बात करेंगे, तो जब भी गंगा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे या वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हमें GD अग्रवाल का नाम याद आना चाहिए। मेनका गांधी की बात करें जो पहले जो है पूर्व में वन पर्यावरण मंत्री भी रह चुकी हैं, तो इन्होंने एनिमल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है काम किया और जीवों को बचाने के लिए इन्होंने पीपल फॉर एनिमल नाम का एक संगठन भी बनाया था। और इनका मेन फोकस जो है, अब हमें जस्ट ये देखना है कि इन व्यक्तित्वों का मेन काम, मुख्य काम किस फील्ड में है। तो इन्होंने, इनका मुख्य काम था वन्य जीवों के संदर्भ में और जो पालतू जानवर हैं उनके संरक्षण को लेकर इन्होंने काम किया है। डॉक्टर सलीम अली को आप सभी जानते हैं, भारत का वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारत में पहली बार पक्षियों का व्यवस्थित सर्वे करवाया और एक बुक लिखी थी उन्होंने, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स करके इन्होंने एक बुक लिखी। और इन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों का ही परिणाम था कि राजस्थान में केवलादेव में, जो केवलादेव नेशनल पार्क बना भरतपुर में, वो इन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम था, जहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं। और साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है उनमें भी उसके एक्सटेंशन के लिए और उससे संबंधित आसपास के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। डॉक्टर वंदना शिवा भी इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, उत्तराखंड में इन्होंने काम किया है। जो चिपको आंदोलन था थोड़ा बहुत उसमें भी इनका योगदान रहा। बाद में इन्होंने देहरादून में एक रिसर्च सेंटर बनाया इकोलॉजी से संबंधित, और साथ ही एक NGO बनाया उन्होंने, नवधान्य नाम का एक NGO भी बनाया। और इसके माध्यम से जो है कम्युनिटी में जैविक कृषि है, देसी बीज है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए।
एक नाम और है बिली अर्जन सिंह। बिली अर्जन सिंह एक्चुअल में जब युवा अवस्था में थे, जवान थे, तो ये शिकारी थे, लेकिन बाद में इनका रुझान पर्यावरण संरक्षण की तरफ हुआ, वन्य जीवों को संरक्षण के लिए हुआ, और ये शिकारी से बदल के किस रूप में आ गए, जीव जंतु संरक्षणकर्ता के रूप में आ गए। इन्होंने बाद में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए, बाघों के लिए, तेंदुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र भी बनवाया, और साथ ही इस संबंध में कुछ किताबें भी लिखी। तो आप ये जब इनका नाम याद करेंगे तो आपको जो है शिकारी से जब इनका कन्वर्जन हुआ जीव जंतु वाइल्ड लाइफ संरक्षक के तौर पे, वो याद आना चाहिए। बाबा आमटे की बात करें तो इनका एक्चुअल में मूल नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था, जिनको बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भारत में समाज सेवी तो थे ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे। हालांकि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो परित्यक्त लोग थे और कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उनके लिए आश्रम की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर जिले में आनंद वन नाम से बनाया था इन्होंने, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम किया है। साथ ही इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी काफ़ी योगदान दिया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये प्रकृति के करीब रहे, है ना, और प्रकृति से हमेशा जुड़े रहे। राजेंद्र सिंह की बात करें तो इन्हें भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है, पूरा वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सके, इसके लिए पूरा इनका रोल रहा है, और इसके लिए इन्हें मैग्सेसे अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अवार्ड जो है मिल चुका है। जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अवार्ड है एक्चुअल में नोबेल वाटर प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है इसको। इन्होंने बताया है कि जो परंपरागत जल स्रोत हैं, हम उससे किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो परंपरागत ट्रेडिशनल वाटर सोर्स हैं उसको टेक्निकल मेथड से जोड़ के कई ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी की आपूर्ति को सुगम कराया है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी को हम इस रूप में याद कर सकते हैं कि आपको पता है कि 1970 के दशक में, जब 1970 में ही देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है वो बना, इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो 1972 में बना, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, सब शुरुआत हुई मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक्ट, और साथ ही वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए हमने, और फ्लोरा और फौना दोनों के कंजर्वेशन के लिए जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। और चूँकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री के तौर पे उनके कार्यकाल में ये काम हुए। भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की चेयरपर्सन के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। मेघा पाटेकर का नाम आप सभी जानते हैं। इनका मूल काम जो था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेके था। नर्मदा नदी में जो बड़ी परियोजनाएँ थी उनके विरोध में हमेशा इन्होंने आंदोलन किया, और साथ ही जो विस्थापित हैं उनके सेटलमेंट के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। आदिवासी जो जनजाति हैं वहीं आसपास, उनके अधिकारों के लिए भी ये हमेशा कार्य करती रहीं। अरुंधति राय तो मुख्य रूप से जो है राइटर हैं। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब इनकी काफ़ी चर्चित है, अन्य किताबें भी हैं, लेकिन बाद में इसी जो है नर्मदा बचाओ NBA जिसको बोलते हैं, मेघा पाटेकर के साथ जुड़ के इन्होंने भी काम किया था। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं भारत में जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है। आपको इनके नाम और किस क्षेत्र विशेष में इन्होंने काम किया है इस संबंध में याद रखना है। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एक्ट हैं और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो किए गए प्रयास हैं उन पर चर्चा करेंगे।